अस्सलामुअलैकुम क्लास, यावर अमीर इज़ हेयर। आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव पोर्शन से रिलेटेड है। 20 मार्क्स की हमारे पास ऑब्जेक्टिव होती है, जिसमें 10 मार्क्स के सिनोनिम्स होते हैं, 5 मार्क्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं और 5 मार्क्स के करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के क्वेश्चंस होते हैं। आज हम मेनली करेक्ट यूज ऑफ वर्ब वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें पूरे के पूरे 12 टेंसेस आने चाहिए। हमें उन सब टेंसेस को दोबारा रिवाइज करना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर इसके आगे जितनी इसकी सेकेंडरी फॉर्म्स हैं उन्हें भी हमें प्रिपेयर करना है। इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये सारी फॉर्म्स हमें इनकी देखनी है कि इनमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं और कौन कौन से उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर वगैरह होता है, हमें कौन से हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी हैं। एक तो हमने जनरली तौर पर तमाम जितने भी टेंसेज हैं वो तैयार कर लेने हैं। उसके बाद हम मज़ीद आगे कुछ और मज़ीद पॉइंट्स हैं जो हम इसी करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब के लिहाज से डिस्कस करते हैं। वर्ब यूज़ करते हुए एक बात जो हमें जहन में रखनी है, कभी भी इंग्लिश में किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कभी भी नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी नहीं यूज़ होती, बल्कि या तो हम उसके साथ SES का इजाफा करते हैं। अगर हम ही, शी, इट को बतौर सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम वर्ब के साथ SES का इजाफा लाजमी तौर पर करते हैं अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है। ये बात हम करें पॉजिटिव सेंटेंस की। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ SES का एडिशन ज़रूर करेंगे। ये बात हमने की थी कि जब हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम कोई सा एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं जैसे कैन, में, एट्सेट्रा, तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं। वरना कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं करते। ज़रूर हमें उसके साथ कुछ ना कुछ एडिशन करना पड़ता है, या तो SES का हम वर्ब के साथ एडिशन कर देते हैं या फिर हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं उसके साथ। कुछ हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं, इन्हें जब भी हम इस्तेमाल करेंगे इनके साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं। मसलन डू, डज, डिड, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इन्हें हम जब भी इस्तेमाल करेंगे हम इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये हमने देख लेना है, जब भी हम इसको इन सेंटेंसेस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसी भी तरह के सेंटेंस है, जब हम इन हेल्पिंग वर्ब में से कुछ यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ये बात हमने की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने के लिहाज से। अब हम बात करते हैं कि हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कब यूज़ करते हैं। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हों तो उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया जाता इसके पॉजिटिव सेंटेंस में। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हम इसके साथ सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। हाँ, अगर हम कोई नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं और वो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हम इसके साथ डिड का इस्तेमाल करेंगे, साथ हम नॉट लगाएंगे। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो हम डिड यूज़ करेंगे, और अगर इसी तरह हम इसका इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हम डिड को सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आएंगे। तो डिड को हम बतौर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। ये बात हमने की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने के लिहाज से। अब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने के लिए। जब भी इन बताए गए हेल्पिंग वर्ब में से हम कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इन बताए गए हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं, वो हैं हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। जहाँ पे भी हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हमेशा हम इनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी हैज़ आ जाए,
हैव आ जाए, हैड आ जाए, विल हैव आ जाए, ये शैल हैव आ जाए, तो वहां पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज करनी है डू, डज, डिड, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड के साथ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, और हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अब हम कुछ और हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस कर लेते हैं। इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। जहां भी हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करेंगे हम इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे प्लस आईएनजी का इजाफा करेंगे, एक शर्त के साथ कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होना चाहिए। अगर एक्टिव वॉइस टेंस है उसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी में से अगर कुछ है तो हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, साथ हम एडिशन करेंगे आईएनजी का। जब भी कोई एक्टिव वॉइस का फिक्र होगा और उसमें इनमें से कोई दिया गया हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि अगर पैसिव वॉइस के फिक्रे हैं, अगर पैसिव वॉइस के फिक्रे हैं तो इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। अगर ये किसी पैसिव वॉइस के फिक्रे के सब में इस्तेमाल हो रहे हैं तो हम इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस का फिक्रा है तो तब हम यूज करते हैं कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हों, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो और पैसिव वॉइस का फिक्रा हो तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में जिसमें इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी में से, तो और वो फिक्रा है पैसिव वॉइस का तो हम उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। अगर वो एक्टिव वॉइस का फिक्रा है तो हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। एक और पॉइंट जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं जिसे हमें जहन में रखना चाहिए जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला, तो उसमें ये है सिंस और फॉर का इस्तेमाल। जब किसी टेंस में किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज किया हुआ है तो इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। ये हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे और इनके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, साथ हम आईएनजी की एडिशन करेंगे। जब भी सिंस और फॉर अगर हमें सेंटेंस में लगा हुआ नजर आता है और इसके बाद कोई टाइम लिमिट मेंशन की गई है, कोई टाइम दिया हुआ है, तो फिर हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। तो जिस ऑप्शन में ये इनमें से कोई एक ऑप्शन आ रहा हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली राइट ऑप्शन होगा। अब इस पॉइंट को हम दोनों तरह से जहन में रख सकते हैं कि अगर सिंस और फॉर यूज हुआ है और अगर दूसरी तरफ हमें सॉल्व करने के लिए दिया है तो उसमें हम हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी इस तरह से यूज करेंगे। और इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर हमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी दिया हुआ है तो फिर अगर दूसरी तरफ हमें उसकी सॉल्व करने के लिए दी हुई है तो उसमें हम सिंस या फॉर को यूज करेंगे। अब आगे बात के हम सिंस कब यूज करेंगे और फॉर कब यूज करेंगे। दरअसल जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के फिक्रे होते हैं उनमें हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं टाइम लिमिट से पहले। जब हमने टाइम बताना होता है उससे पहले हम इसे यूज करते हैं। इस तरह से हमारी टाइम की दो कैटेगरीज बन जाती हैं। अगर तो हमें ऐसा टाइम बताया गया है जिसकी हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हमें उसका पता है कि वो इस वक्त से स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। यानी जो टाइम लिमिट बताई है अगर हम उसको ख़ास रेफरेंस में ले आ सके कि इसका मतलब है ये फलां वक्त की बात हो रही है तो फिर उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हमें सिर्फ टाइम पता है कि इतना टाइम हुआ है लेकिन ये मालूम नहीं है कि वो टाइम कौन सा है तो उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा, एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम क्लियर करते हैं कि अगर सिर्फ ये बताया जाए कि वो 3 दिन से ये काम कर रहा है, वो 3 दिन से ये काम कर रहा है, तो अब हमें सिर्फ टाइम पता है कि कितना टाइम हो चुका है, लेकिन वो टाइम कब से स्टार्ट हो रहा है ये हमें नहीं पता। लेकिन इसकी बजाय अगर हम कह देते हैं कि वो जुमा से ये काम कर रहा है, तो अब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम भी आ गया जब से वो काम स्टार्ट हुआ है। मसलन हम इसी तरह कह देते हैं कि वो 2 घंटे से काम कर रहा है, तो हम इसके लिए फॉर यूज़ करेंगे। ही हैज़ बिन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन अगर यही बात वो इस तरह से कर देता है कि वो 9 बजे से ये काम कर रहा है, तो अब हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि टाइम कब से स्टार्ट हुआ है। तो फिर हम इसको इस तरह से बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे कि ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 9 o'clock। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी क्लियर होता है कि हमें सिंस कहाँ पे यूज़ करना है और फॉर कहाँ पे यूज़ करना है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से जो एक और बहुत अहम चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। शर्तिया जुमले, वो जुमले जिनमें कोई कंडीशन यूज़ की गई हो, ये भी इस लिहाज से बहुत अहम है जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ये 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक इफ़ क्लॉज और दूसरा पार्ट इसका होता है मेन क्लॉज। जो शर्त वाला हिस्सा होता है, जिसमें कोई शर्त दी गई होती है, जिसमें कोई कंडीशन होती है, इसे हम इफ़ क्लॉज कहते हैं। और जो दूसरा इस सेंटेंस का पार्ट होता है उसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। इनके आगे फिर ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इनकी फिर मज़ीद 3 इकसाम बन जाती हैं और हर इकसाम में पेयर्स होते हैं। जिस तरह कि हम बात कर चुके हैं कि इसके 2 हिस्से होंगे, इस लिहाज से इनके पेयर्स बनते हैं। इन पेयर्स की बुनियाद पर फिर आगे इनमें 3 तरह की मुख्तलिफ इनकी टाइप्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ अकसाम हो सकती हैं इनकी। इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टाइप 1 को देख लेते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 1। टाइप 1 में दरअसल वो जुमले आते हैं जिनमें कोई ऐसा मज़हर होता है जिसका कोई मुमकिना नतीजा निकल रहा होता है। यानी जो इफ़ क्लॉज में जो चीज़ इस्तेमाल की होती है उसका मुमकिना तौर पे प्रोबेबली जो उसका रिज़ल्ट होता है वो इसमें दिया गया होता है और इसमें नतीजा निकलने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। अब इसमें मुमकिना नतीजा है कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, ये एक पॉसिबल जो उसका रिज़ल्ट है। तो इस तरह के सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें जो इफ़ वाला पार्ट होगा उसके साथ हम उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक सॉल्व करेंगे और जो इसका मेन पार्ट होगा उसे हम इससे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा कि सबसे पहले इफ़ आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस का इजाफा करेंगे, वरना हम सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद फिर हम सब्जेक्ट, फिर विल या शैल अकॉर्डिंगली, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये सेंटेंस कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, या ही विल सक्सीड। इफ़ ही वर्क्स हार्ड कॉमा ही विल सक्सीड। तो ये इस तरह से ट्रांसलेट हो जाएगा। तो हमने ये देख लेना है, अगर एक सेंटेंस के हिस्से में हमने प्रेजेंट यूज़ किया है इफ़ वाले में, तो दूसरे में हमने फ्यूचर टेंस यूज़ किया है। तो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इस कम्बिनेशन को सामने रखते हुए में ये सेंटेंस जो हैं ये सॉल्व करने हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं
कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 2 के बारे में या सेकंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस की। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें इफ़ क्लॉज के साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं और मेन क्लॉज में हम वुड का यूज़ करते हैं। जब हम वुड यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। जो इफ़ क्लॉज होगी उसमें हम उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक सॉल्व करेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो जाएगी। लेकिन जिसका दूसरा पार्ट है मेन क्लॉज, उसमें हम वुड का यूज़ करेंगे और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर फिर कुछ इस तरह से बन जाता है, इफ़, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद फिर हम लगाएंगे कॉमा, फिर सब्जेक्ट प्लस फिर हम उसको यूज़ करेंगे वुड, फिर हम यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। अगर इसने मेहनत की तो पास हो जाएगा। तो इस जब इस ये टेंस है, ये सेंटेंस है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। तो ये हमने इस तरह से कम्बिनेशन जहन में रख लेना है कि अगर हमने पास्ट तो ये कम्बिनेशन इस तरह से बनेगा कि एक तरफ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ जो दूसरा हिस्सा है इसी सेंटेंस का उसमें हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ कर रहे हैं। तो ये कम्बिनेशन हमने जहन में रखना है जब हमारे पास कोई कंडीशनल सेंटेंस आ जाता है सॉल्व करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस की, जो इसकी तीसरी टाइप है। अच्छा, ये जो टाइप है कंडीशनल सेंटेंस की, ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई बात माजी में हो चुकी है और अब वो काम हुआ ही नहीं, उसके होने का वक्त गुज़र चुका है। तो इसमें एक जो हमारी इफ़ वाली क्लॉज होगी वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगी और जो दूसरा मेन क्लॉज होगी वो वुड, कुड, माइट, और इन तीनों में से कोई एक वर्ड आएगा उसके साथ हम हैव लगाएंगे, यानी वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं और इसके साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। तो दोनों पार्ट्स में ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो गई। इफ़ क्लॉज में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और मेन क्लॉज में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी इसका फिर स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा, इफ़ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा, कॉमा के बाद सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, जो भी हमारे अकॉर्डिंग आ रहा हो हम उसे यूज़ करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिस तरह कि बताया जा चुका है कि ये तब यूज़ किया जाता है जब बात पास्ट में हो चुकी है, अब उसे ठीक नहीं किया जा सकता, यानी वो वक्त गुजर चुका है और असल में वो काम हुआ ही नहीं, वो काम हुआ ही नहीं, वक्त गुजर चुका है, तब हम इसे इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर तुम अच्छा खेलते तो मैच जीत जाते। अब ये बात पास्ट में गुजर चुकी है और वो नहीं जीते, यानी जो काम होना था वो नहीं हुआ, लेकिन असल में वो वक्त गुजर चुका है, उस काम के जो होने का वक्त था वो गुजर चुका है और काम असल में नहीं हुआ। तो इस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं जो इसको हम थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगी, इफ़ यू हैड प्लेड वेल, कॉमा, यू वुड हैव वॉन द मैच। तो हमने एक तो हमने हैड यूज़ किया उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और दूसरी तरफ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमने ये कम्बिनेशन माइंड में रखना है कि अगर हमारे पास हैड आ जाए उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की हुई है तो दूसरा जो पार्ट है उसमें हम वुड हैव उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। इसी तरह वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर उसने हमें वो वाला पार्ट दिया हुआ है जिसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो फिर हम इस दूसरी तरफ हैड और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। इस तरह से हमारा यूज़ ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो लेक्चर है ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मज़ीद आपके पास जो भी बुक है आप उसको थॉरली स्टडी करें। कुछ और रूल्स आपके सामने आते हैं तो आप उनको भी जहन नशीन करें, उनको भी माइंड में बिठाएं। मज़ीद इस पर आप कुछ प्रैक्टिस करें। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आपको और ज़्यादा आप
आपको इस पर ग्रिप हो सकती है। आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस से ही मास्टर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।